इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 3 परमाणु संरचना के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाठ के मध्य से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, जिनमें पृष्ठ 37 के प्रश्न पहला, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग स्वर्ण पत्र के अतिरिक्त रजत पत्थर या ऐसे ही अन्य तत्वों के पत्थर से संभव होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग रजत पत्थर या अन्य तत्वों के पत्थर में संभव नहीं होगा। यह केवल स्वर्ण पत्र में ही संभव है, क्योंकि सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। प्रश्न दूसरा है, थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना को किन आधारों पर चुनौती दी? उत्तर, थॉमसन ने परमाणु के अविभाज्य होने की परिकल्पना को अपने प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर चुनौती दी है। इस मॉडल के आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु धन एवं ऋण आवेश में विभाजित होता है। प्रश्न तीसरा है, बोरबरी योजना के अनुसार निम्नलिखित परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। इस तरह से है इसका। पृष्ठ 42 के प्रश्न पहला, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान संख्या 31 है, तब उसमें उपस्थित अपरमाणु कणों की संख्या क्या होगी? उत्तर, अपरमाणु प्रोटॉन बराबर 15, इलेक्ट्रॉन बराबर 15, तो न्यूट्रॉन 31 - 15 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 16। प्रश्न दूसरा, यदि किसी परमाणु की K और L कक्षा में भरी हुई है पर M कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? उत्तर है परमाणु संख्या बराबर 12 होगी। प्रश्न तीसरा है, थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु डाल्टन के परमाणु से अलग कैसे है? तो सबसे पहले देखते हैं डाल्टन के अनुसार। पहला, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में न तो बनते हैं और न ही विनाश होते हैं। तीसरा, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं थॉमसन के अनुसार, परमाणु में धन आवेश कण बादल सा होता है और ऋण आवेशित कण इस बादल में तरबूज फल के बीज की भांति बीच बीच में धंसे रहते हैं। दोनों कथनों की तुलना से स्पष्ट होता है कि डाल्टन के द्वारा परमाणु की व्याख्या के लिए प्लस माइनस आवेशित कण की बात नहीं कही गई है, जबकि थॉमसन ने कहा है। प्रश्न चौथा है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16 और नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 16 एक दूसरे के समभारिक है। इस उदाहरण द्वारा समभारिक को समझाइए। उत्तर, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान संख्या के बराबर 16 है, किंतु ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 तथा नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, अर्थात दोनों परमाणु की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान समान है, अतः ये दोनों एक दूसरे के समभारिक है। प्रश्न पांचवा, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 प्रकृति में क्रमशः 50.69% और 49.31% पाए जाते हैं। ब्रोमीन का औसत परमाणु भार क्या होगा? तो इसका उत्तर है, समस्थानिक तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण उसके परमाणु भार को औसत में व्यक्त किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले ब्रोमीन को 100% मानने पर ब्रोमीन 79 का 50.69% एवं ब्रोमीन 81 का 49.31% है। चूँकि ब्रोमीन 79 के एक परमाणु का भार बराबर 79, अतः 50.69 के एक परमाणु का भार बराबर होगा 79 × 50.69 बराबर, इसको गुणा करने पर हो जाएगा 4004.51। इसी प्रकार ब्रोमीन 81 के 49.31 का भार बराबर 81 × 49.31, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3994.11। अतः ब्रोमीन के 100 परमाणुओं का कुल भार बराबर 7981.61। अतः ब्रोमीन का औसत परमाणु भार होगा 79 × 50.69 प्लस 81 × 49.31/100। इतना को गुणा करने के बाद जोड़ने पर हो जाएगा 7998.62 और बटे में 100 बराबर, इसको हम कटाएंगे तो हो जाएगा 79.986। यही उत्तर है। प्रश्न छठवां, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16 और नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14 में संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16 में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर 6। इसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
7 बराबर हो जाएगा 2 और 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 5। कारण है बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण करने हेतु तो आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। प्रश्न 7वां है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर, बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं के L, M, N को इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक के सबसे समीप वाली पहली कक्षा को K कहते हैं, दूसरी L और इसी तरह अगली कक्षाओं को M, N से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 8वां है, प्रकृति में ऑक्सीजन 16 के अतिरिक्त ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 भी पाए जाते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक है या समभारिक, स्पष्ट करें। उत्तर, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 में 16, 17 व 18 ऑक्सीजन के परमाणु भार है जो कि भिन्न भिन्न ऑक्सीजन के परमाणुओं का है, लेकिन प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, अतः ये तीनों परस्पर समस्थानिक है। प्रश्न 9वां, डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना कीजिए। इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है? उत्तर है, पहला, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तीसरा है, किसी एक तरल के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। पांचवा, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। छठवां, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। डाल्टनवाद सिद्धांत की सीमाएं हैं। पहला, डाल्टनवाद परमाणु कण को अविभाज्य बतलाता है, लेकिन परमाणु 3 कणों में विभाजित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दूसरा है, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप परमाणु बनते हैं। तीसरा, समस्थानिकों के खोज होने के पश्चात एक तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। प्रश्न 10वां है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? इस आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले? उत्तर है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। ई रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों गीगर और मार्सन ने परमाणु को समझने के लिए प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम के बराबर होता है और वे धन आवेशित होते हैं। प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फा कण थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। रदरफोर्ड ने अवलोकन के दौरान यह देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आर पार सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली है। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। तीसरा, लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा में वह निकला था। यदि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर द्रव्यमान वाला भाग काफी संकुचित है, न कि फैला हुआ, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। प्रश्न 11 है, बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तावित नियम लिखते हुए निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और न्यूट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो उत्तर है, परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की योजना बोरबरी योजना कहलाती है। पहला, परमाणु की किसी भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की अधिकतम संख्या 2n वर्ग होती है, जहां n कक्षा की क्रम संख्या है। दूसरा, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अपवाद के कक्ष जब बृहत्तम कक्ष हो तब भी इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा, किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा में पूर्ण रूप से भर नहीं जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। चौथा, उपयुक्त नियमों के आधार पर हम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परमाणु संरचना बना सकते हैं। दिए गए परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और न्यूट्रॉनों की संख्या इस तरह से है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।